गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कोशिका के जो घटक हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि कोशिका के जो घटक हैं, कोशिका के कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहले जो बाहर की जो परत होती है उसका नाम कोशिका झिल्ली बोलते हैं उसको, और अंदर क्या होता है उसके केंद्रक होता है, और बीच में जो बच गया वो कोशिका द्रव्य कह सकते हैं उसको, है ना। तो आज हम उसका पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है उसका ऊपर वाला, उसके बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। आपके 8th में नहीं था शायद डिटेल से, इसमें डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है। बिल्कुल सही है, आपको पता ही है। तो जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, यानी जो कोशिका के अंदर जो पार्ट है उनको बाहर वाले पर्यावरण से क्या है, अलग करती है ये। ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट देखिए, यह प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन आपको पता ही है, लिपिड यानी ऑयली सब्सटेंस कह सकते हैं, यानी वसा कह सकते हो आप। ठीक है, वसा से बनी होती है ये कह सकते हैं। ठीक है, यह कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर जाने देती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे कोशिका की जो बाहर वाली परत है, बाहर वाला जो आवरण है, ये सभी पदार्थों को अंदर आने जाने की अनुमति नहीं देती। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा पदार्थों को अंदर आने जाने की अनुमति देती है। ठीक है, और अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है ये। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा, अगर मान लो कोई विदेशी कह सकते हैं, फॉरेन, यानी कोई दूसरा पदार्थ अगर इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ये झिल्ली इसके अंदर इसको जाने नहीं देगी। ठीक है, ये हमने बात समझनी है इसको, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। देखो बच्चों, वर्णात्मक का मतलब होता है चुनिंदा, कुछ जिस चुने हुए पदार्थों को ही पारगम्य जाने देती है झिल्ली। ये झिल्ली ऐसी है। वर्णात्मक सेलेक्टिव बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में, सेलेक्टिवली। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, वर्णात्मक का मतलब यहाँ पे ये समझो, कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही अंदर आने जाने की अनुमति ये देती है। ठीक है, चुनिंदा कह सकते हो, या चुने हुए पदार्थों को ही अंदर जाने आने की अनुमति देती है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। यह लचीली होती है, बिल्कुल। यह कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए बच्चों, कोशिका का जो शेप है, आकार है, उसको बनाए रखने में ये झिल्ली का काम बड़ा ज़्यादा है, इसका महत्वपूर्ण भाग है ये। ठीक है, और एक बात याद रखनी है, यह पादप में भी होती है, यह जंतु में भी होती है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये चीज़ आपको बच्चों ध्यान रखनी है। आगे देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है ये। अब ये तो हमने पार्ट कर लिया इसका। अब देखिए, अब मैंने क्या बात बताई थी कि इसमें है ना, कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही आना जाना होता है। अब देखिए, उनका आना जाना कैसे होता है भाई, किस चीज़ों को अंदर आने की इजाज़त है और किसको नहीं है, और किस तरह से वो आते जाते हैं। तो कोशिका में पदार्थों की गति है, 2 टाइप से होती है बच्चों। सबसे पहला है विसरण। क्या होता है? विसरण। देखिए बच्चों, आप बताइए मुझे, जैसे हमारी कोशिका की हम बात करते हैं, हमारी सेल की बात हम करते हैं, जैसे हम एक जो एनर्जी देती है, सेल के अंदर ही सारा कुछ सिस्टम होता है। हमारे अंदर लाखों कोशिकाएं हैं। ठीक है, उन कोशिकाओं में एनर्जी का घर है, यानी पावर हाउस बोलते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, मिटोकॉन्ड्रिया, है ना। चलो भाई, कोई बात नहीं, अब हम पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इस सेल के अंदर ही ऊर्जा, हम सेल के अंदर ही कुछ है जो जिसे हमें ऊर्जा मिलती है। अब बच्चों देखो, जैसे हम काम करने के बाद में हमारा वेस्ट पदार्थ है कोशिका के अंदर, मान के चलिए कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो गया। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट है, और इसको काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बच्चों। किसके लिए? इसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना है। तो बच्चों, ये गैसों का आदान प्रदान कोशिका के अंदर जो होता है ना, उस तरीके को हम बोलते हैं विसरण। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का, वैसे देखो एक में क्या होता है, किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। देखो बच्चों, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ इस कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, वो ज़्यादा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? ज़्यादा। देखो ध्यान से, इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो चुकी है, और बाहर हमारे एनवायरनमेंट में कम है बच्चों। क्या है? इन्वायरमेंट में क्या है? कम है। और अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ज़्यादा है। तो क्या होगा? ये ज़्यादा वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? वो कम की तरफ जाएगी, क्योंकि यही ऐसा ये प्रोसीजर है, यानी विसरण बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं? विसरण। क्या बोलते हैं इसको? विसरण। जैसे ये बात हमने पहले चैप्टर में भी करी थी कि जिस तरह से
कोई सुगंध है, यानी जहाँ से सुगंध जैसे अगरबत्ती है वहाँ से शुरू हो जाती है और कहाँ चली जाती है, जहाँ नहीं होती, यानी कहने का मतलब है जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से फैलना शुरू हो जाती है और कम की तरफ फैलती है। इसी तरह से ये सिस्टम है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। देखो इसमें आगे क्या है, विलेय पदार्थों का गमन होता है। इसमें जो विलेय पदार्थ होते हैं ना, विलेय यानी जो इसमें घुले होते हैं, घुले हुई चीज़ों का क्या होता है, विसरण होता है, गमन होता है। चलो देखिए इसमें विसरण कोशिका में गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी विसरण जो है, विसरण की वजह से ही कोशिकांक में गैसों का आदान प्रदान होता है बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है का आवागमन विसरण की सहायता से होता है कोशिका के अंदर। ठीक है। अब बच्चों छोटी सी बात दोबारा से फिर से बता रहा हूँ। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, हमारी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी आ गई। ऑक्सीजन की क्या आ गई बच्चों, कमी आ गई। अब हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा है, क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है बच्चों। ये ज़्यादा वाला ऑक्सीजन अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पर कम है, ज़्यादा वाली जगह से कम की तरफ आता है। यानी कहने का मतलब बच्चों, गैसों का आदान प्रदान होता है विसरण के जरिए। किसके जरिए होता है, विसरण के जरिए। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब दूसरी बात हम करते हैं बच्चों परासरण की। परासरण क्या होता है, जल का आवागमन। किसका, कोशिका के अंदर जल का आवागमन होना, यानी पानी के कण उसके अंदर आए जाएंगे तो उसको हम परासरण बोलते हैं बच्चों। वही तरीका वही रहेगा, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से कम वाली जगह पे जाएगा। कहाँ जाएगा, ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे जाएगा। बिल्कुल ईजी है बच्चों। देखिए जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक परगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। वर्णात्मक परगम्य झिल्ली का मतलब है एक ऐसी झिल्ली जो सिर्फ पानी के अणुओं को ही अंदर या बाहर जाने देगी। किसको, पानी के अणुओं को ही अंदर या बाहर जाने देगी। इसको हम परासरण बोलते हैं। हमारे जो घरों में आरओ होता है, आरओ यही इसी के ऊपर काम करता है बच्चों। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हम परासरण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, परासरण। उसमें सिर्फ पानी के कण ही बाहर आ जा सकते हैं, जिससे हमारा जो पानी है वो फिल्टर हो जाता है, उसमें अशुद्धियां हैं वो रह जाती, दूर रह जाती है। तो यानी परासरण ही होता है। चलो हमने तो कोशिका की बात करनी है, हमें आरओ का क्या लेना है, आरओ को समझ लेना बस, आरओ होता क्या है। ठीक है, देखिए जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो, यानी वर्णात्मक का मतलब ये है कुछ ही चीज़ों को अंदर आने जाने वाली चीज़ है कि वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने जाने के लिए वो झिल्ली जो बनी है वो उसके द्वारा जल की गति होगी इसके अंदर। यानी जो झिल्ली है उसके अंदर सिर्फ पानी के कणों की गति होगी, और कोई कण गति नहीं करेंगे बच्चों, और कोई कण गति नहीं करेंगे। याद रखना है, ये परासरण करना है याद। चलो देखिए इस झिल्ली से जल गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। पानी किस तरह से जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो जल में क्या क्या घुला हुआ है उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। इस तरह जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना, कहाँ से, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ गति करना क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं विसरण, परासरण कहलाता है। जैसे पौधों की जड़ों द्वारा पानी का अवशोषण करना, यानी पौधों की जो जड़ें हैं उनके द्वारा जो पानी का अवशोषण होता है वो इसी वजह से होता है। इसकी वजह से होता है ये परासरण की वजह से। पत्तों में पानी की कमी आ जाती है तो पत्तों में पानी की कमी आने से जो जड़ें हैं वो पानी ऊपर पहुँचा देती है। यानी यहाँ पर पानी कम है, सॉरी ऊपर वाला पानी कम हो जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा पानी है धरती में तो वो जड़ द्वारा ऊपर पहुँच जाता है। यानी कहने का मतलब है जब तक पत्तियों में पानी कम रहेगा तब तक ऊपर चलता जाएगा, और जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये पानी फिर नहीं जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझना जरूरी है। देखिए बच्चों ये कई बार पूछ लेते हैं कोशिका के अंदर पानी का आना जाना कैसे होता है। ये पानी, ये बच्चों कोशिका में जो घोल है यानी विलयन है उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। देखिए यदि हम किसी जंतु, पढ़िए इसको एक बच्चों एक बार, यदि हम किसी जंतु या पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। बच्चों देखो हमने क्या किया हुआ है, ये बर्तन मैंने बनाए हुए हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एक घोल लिया हुआ है। इसके अंदर देखिए ये घोल है, मान के चलता हूँ मैंने यहाँ पर नमक या शक्कर में सेक लेना है बच्चों। मान लीजिए ये नमक है बच्चों, नमक और जल का विलयन है ये, नमक और जल का क्या है ये घोल लिया हुआ है मैंने, ये विलयन है बच्चों। तीनों में लिया हुआ है, देखो तीनों को मैं समझाऊंगा और कल मैं डिटेल से करवाऊंगा इसको, आज समझना है एक बार, ठीक है। ये डायग्राम जरूर उतार लेना आज। देखिए मान के चलिए ये जो यहाँ पर ये मैंने क्या बताया, ये नमक है इसमें, और साथ में क्या हुआ है, जल है, या शक्कर भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। नमक या शक्कर में सेक लेना है, समझ में आ गया। देखिए
सबसे पहले ये अंदर मैंने जो डाला हुआ है ये कोशिका है बच्चों। क्या है ये? कोशिका है, सेल है ये। देखिए बच्चों, अगर देखिए दोबारा से समझिए इसको भाई, अगर ये जो घोल है, अंदर घोल है, इसमें जो जल की मात्रा है और कोशिका में जो जल की मात्रा है अगर बराबर बराबर है, देखो बच्चों इस घोल में कोशिका में जो जल की मात्रा है और घोल में जल की मात्रा है, अगर उनकी सांद्रता का मतलब यानी जो कंसंट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको मात्रा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अगर बराबर बराबर है, दोनों की अगर बराबर बराबर है तो पानी देखो क्या होगा, कोशिका के अंदर भी जाएगा, कोशिका के बाहर भी जाएगा। लेकिन जो है इस कोशिका के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। ये कोशिका है, ये एज इट इज सेम आकार की रहेगी। पानी का आवागमन लगा रहेगा, पानी अंदर भी जाएगा, पानी बाहर भी जाएगा बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो शेप है वो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समपरासरी विलयन। इसको क्या बोलते हैं? समपरासरी विलयन। समझना है बच्चों इसको बिल्कुल इसी तरीके से। नेक्स्ट देखिए, मैंने नेक्स्ट बनाया हुआ है, अब की बार मैंने देखो डैश ज़्यादा बाहर कर रखी है। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी, कोशिका में पानी कम है। इसका मतलब समझो क्या है? देखो बच्चों, इसका मतलब ये है बाहर वाला ज़्यादा पानी है, बाहर वाले में ज़्यादा पानी है, बर्तन में ज़्यादा पानी है ये कह सकते हैं, और कोशिका में पानी कम है। कोशिका में पानी क्या है? कम है। देखो बच्चों क्या होगा, पानी तो आना जाना रहेगा, पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी जाएगा, लेकिन बच्चों इस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अंदर जाएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अंदर जाएगा। और कोशिका क्या करेगी? ये यानी फूल जाएगी बच्चों, याद रखो इसमें कोशिका फूल जाएगी, क्योंकि कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा आएगा बच्चों। इसमें कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी बच्चों, क्योंकि इसके अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है। बाहर वाला पानी अंदर आएगा, क्योंकि ये नियम है, जहाँ पानी ज़्यादा होता है वहाँ से कम पानी होता है, वहाँ पर पानी जाता है। तो यानी इस कोशिका में पानी क्या करेगा? अंदर जाएगा बच्चों। ज़्यादा अंदर जाने वाली मात्रा ज़्यादा होगी, बाहर निकलने वाली मात्रा कम होगी बच्चों। आवागमन जरूर होगा, पानी अंदर भी जाएगा बाहर भी आएगा, लेकिन अंदर आने वाला पानी ज़्यादा होगा बच्चों। इसलिए कोशिका क्या हो जाएगी? इसका आकार बड़ा हो जाएगा बच्चों, स्वेल हो जाएगी, ठीक है, सूज जाएगी कह सकते हो आप, यानी फूल जाएगी कह सकते हो। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, कोशिका के बाहर पानी कम है, कंसंट्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर ज़्यादा, इसका मतलब ये है बच्चों, इसमें देखिए इसमें क्या है? पानी कम है, नमक ज़्यादा है, ठीक है। इसमें पानी कम है, नमक ज़्यादा है। इसमें क्या था? पानी ज़्यादा था, नमक कम था। इसमें पानी और नमक की मात्रा बराबर बराबर थी, ये कह सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें नमक ज़्यादा है, पानी कम है बच्चों। कोशिका के अंदर पानी ज़्यादा है, कोशिका के अंदर क्या है? पानी ज़्यादा है। अब देखिए बच्चों क्या होगा, कोशिका में पानी ज़्यादा है, ध्यान रखो, इसमें कोशिका में पानी क्या है? ज़्यादा है। तो बात तो वही रहेगी बच्चों, पानी बाहर भी जाएगा, पानी अंदर भी आएगा, लेकिन बच्चों इसमें जो बाहर पानी निकलेगा ना, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, उसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है बच्चों? कारण क्या है? अरे कोशिका के अंदर पानी क्या है? ज़्यादा है, तो कोशिका के बाहर पानी निकलेगा ज़्यादा मात्रा में, तो इसलिए कोशिका क्या होगी? छोटी हो जाएगी बच्चों। यानी कहने का मतलब है ये अपना साइज़ को छोटा कर लेगी, ठीक है बच्चों। ये कल डिटेल से करवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए और कल मैं इसको करवाऊंगा। थैंक यू। इसको ये तीनों इसके नाम है, ये याद ज़रूर रखना। इसमें बराबर बराबर है तो समपरासरी होता है। देखो बच्चों दोबारा से, ये बराबर बराबर होता है, इसको क्या बोलते हैं? समपरासरी। अगर पानी बाहर ज़्यादा होता है तो अल्परासरी, और जो पानी अंदर ज़्यादा है तो अति परासरण। देखो अल्प का मतलब कोशिका में थोड़ा है, अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प क्या होता है? थोड़ा, तो कोशिका में पानी थोड़ा। अति का मतलब ज़्यादा, कोशिका में पानी ज़्यादा, याद रह जाएगा आपको बच्चों। कोशिका में ज़्यादा है तो अति होगा, कोशिका में कम है तो अल्प हो जाएगा। परासरण दाबी विलयन बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। कल इस वीडियो को दोबारा से फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आगे काम आने का वीडियो है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।